नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज डेट हो चुका है 8। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, RNTCP का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था, इसके बारे में अपने को जो है बताना है। तो यहाँ पे जो है एक पहले एक वर्ड है, उसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो है RNTCP, ये RNTCP है वो क्या है। तो ये RNTCP को जो है हिंदी में अपन इसको कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। क्या कहते हैं? संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। ये अपन इसको, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसके जो स्टार्टिंग है वो 26 मई 1997 से प्रारंभ इसको जो है हुआ था ये। और इस कार्यक्रम के जो तहत जो है अभी तक जो है 1 लाख से अधिक, कितना, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक जो रोगी हैं उनका इलाज कर अब तक जो है करीब करीब 15.75 लाख लोगों से अधिक लोगों को जो है बचाया जा सका। और जो यानी कि 1 लाख जो व्यक्ति हैं वो हर माह इस कार्यक्रम के तहत जो है टीबी से बचाया जाता है। और वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सप्ताह में जो है 3 से अधिक, सप्ताह में 3 दिन से दी जाने वाली खुराक जो है ने प्रतिदिन देना निर्धारित किया है। मतलब जो पहले जो है वो जो खुराक 3 दिन में मिलती थी वो अब जो है 1 दिन में, 3 से 1 दिन में कर दी गई है, ताकि जो है लोग इस बीमारी का जो है शिकार ना हो। जिसका जो है इसका लक्ष्य जो है वो टीबी रोगियों में को जो है इथेन ब्यूटोल की प्रतिदिन एक सुनिश्चित खुराक देकर इससे जो है रोग का नियंत्रण पाना है, ताकि लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है। तो हाल ही में जो है एक लॉकडाउन चिंता व्यक्त की है कि जैसा कि आप जानते हैं अभी एक महामारी कोविड-19 जो है वो चल रही है। तो इसी कोविड-19 के जो लॉकडाउन की वजह से जो है चिंता इसलिए जाहिर की डब्ल्यूएचओ ने, डब्ल्यूएचओ की ज- जिसे अपन हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, और डब्ल्यूएचओ की जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इसके द्वारा प्रकाशित एक पेपर में इसने चिंता व्यक्त की है कि इस जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से जो है भारत में जो नए मामले जो हर सप्ताह में जो आते थे वो जो है उनकी पहचान नहीं हो पा रही। ये उसकी मेन चिंता जो उसने व्यक्त की है। तो आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक दोस्तों आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह कार्य करता है। तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जो अस्थमा दिवस है वो कब मनाया गया। तो हाल ही में जो विश्व अस्थमा दिवस जो है वो मनाया गया है 5 मई को। ठीक है। तो 5 मई को जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा गया है। लेकिन क्या ये तारीख फिक्स है? तो मैं आपको बता दूं कि ये तारीख फिक्स नहीं है। ये मई के महीने में जो है पहले हफ्ते में, मई के पहले हफ्ते में, मई के मई का जो है पहला वीक, मई का फर्स्ट वीक,
फर्स्ट वीक का भी फर्स्ट जो अपन बात करें मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे जो है, पहला मंगलवार जो है, उस दिन इसको मनाने का डिसाइड किया जाता है। तो हर वर्ष ये प्रत्येक वर्ष जो है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष ये 5 मई को मनाया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है 5 मई। 5 मई इसका आंसर है। और इस वर्ष जो है इस विश्व अवस्था जो अस्थमा दिवस है उसकी थीम जो है, एक यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है इनफ अस्थमा डेथ। तो इस साल का जो थीम है वो ये है कि अब जो है लोग अस्थमा से और डेथ ना हो, ये इस साल का जो है थीम था, एक उद्देश्य था, एक मान के चल रहे हैं कि ये अब अब ऐसा जो है इनफ जो अस्थमा से जो डेथ हुई है अब और डेथ ना हो। भारत में जो है अगर अस्थमा की स्थिति मैं आपको बताऊं तो भारत में लगभग 6% बच्चे, 6% बच्चे, ठीक है, और लगभग जो हैं 2% वयस्क, 2% वयस्क जो हैं अस्थमा से प्रभावित हैं। तो अगर मैं बात करूं अस्थमा की, यहाँ पे एक सब जो बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ अस्थमा की, तो अस्थमा जो है एक फेफड़ों की पुरानी बीमारी है। किसकी है? फेफड़ों की, फेफड़ों की पुरानी बीमारी है, जिसके कारण जो है रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। और वर्तमान में जो ये बीमारी है, जो अस्थमा नाम की बीमारी है, ये बच्चों में अधिक देखने को मिलती है। किसमें? बच्चों में, बच्चों में जो है अधिक देखने को मिलती है। अगर ये जो है एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ जो किया जा सकता है वो है ये कि अगर कि सही टाइम पे अगर इसका इलाज जो है प्रारंभ हो जाए तो इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसको जो पूरी तरह से है ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थमा दिवस जो है, विश्व अस्थमा दिवस, वो पहली बार कब मनाया गया ये अपने को बताना है। तो सबसे पहली बार जो है विश्व अस्थमा दिवस वो 1998 में जो है स्टार्ट हुआ मनाना, 1998 में। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट फॉर अस्थमा, एक मीटिंग हुई थी GINA ने। इसका आयोजन जो है बार्सिलोना में, एक स्पेन है, बार्सिलोना कहाँ? स्पेन में। उस प्रथम विश्व युद्ध के सॉरी प्रथम विश्व जो अस्थमा बैठक हुई थी उसके बाद जो है इसको मनाना चालू किया गया था। और इसको बैठक को जो है गिना, क्या नाम ले रहा हूँ मैं? गिना, इसको जी फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। इसने एक मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद जो है ये अपन है विश्व अस्थमा दिवस जो है मनाना प्रारंभ किए थे। और एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग विश्व में जो है 235 मिलियन, 235 मिलियन लोग जो है अस्थमा से पीड़ित हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा NIH का जो स्थापना वर्ष है वो कब है, क्या है स्थापना वर्ष, वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे एक शब्द देख पा रहे हैं NIH, तो NIH की जो मैं फुल फॉर्म है वो आपको बता देता हूँ। तो NIH की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इसकी फुल फॉर्म है।
अब बात कर लेते हैं कि ये करता क्या है। तो ये जो है बायोमेडिकल बायोमेडिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए जो है, किसके लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान, इसके लिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्राथमिक एजेंसी, कहाँ, कौन सी कंट्री की है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ये जो है प्राथमिक एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना वर्ष की। तो इसकी स्थापना जो है, जैसा कि आप इसका थर्ड ऑप्शन देख पा रहे हैं, 1887, ये जो है इसका आंसर है, 1887 जो है इसका आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, ये जो आप यहाँ पे एक, मैं आगे क्वेश्चन की ओर जाऊँ, यहाँ पे आप एक NIH की जो है एक तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो है इसके मुख्यालय की तस्वीर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है उसके मुख्यालय की तस्वीर है। तो अगला क्वेश्चन है, NIH का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अमेरिका की जो है प्राथमिक एजेंसी है, तो अमेरिका की प्राथमिक एजेंसी है तो इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में ही है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना NHLBI का स्थापना वर्ष है। तो यहाँ इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1948 है। तो यहाँ पे एक पहले बात कर लेते हैं, इस पहले के अगले क्वेश्चन की ओर जाऊँ मैं। यहाँ पे एक शब्द आया है NHLBI, तो ये क्या है। तो इसको अपन जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म जो इसकी है वो है नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, क्या है, नेशनल हार्ट एंड लंग, सॉरी, नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो है अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कहाँ पे, बेथेस्टा, बेथेस्डा में जो है स्थित है। और ये NIH, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट जो हेल्थ है उसका जो है तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा जो है संस्थान है। और इसका गठन, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, 1948 में हुआ था। और ये जो है प्रत्येक वर्ष मतलब जो इसका वित्तीय आवंटन किया जाता है और इसके साथ में इसको कुछ काम सौंपे जाते हैं। मतलब इनको जो पैसा सौंपा जाता है वो बस कुछ मुद्दों को लेकर ही सौंपा जाता है, ताकि वो उन मुद्दों पर काम करें। उनमें से कुछ हैं जैसे रोग का जो है विकास, प्रगति, इन सब के बारे में जो है जानकारी एकत्रित करके देना। क्या क्या, रोग का विकास, क्या उसकी प्रगति है, ठीक है, और रोग का निदान क्या हो सकता है, उसके बाद रोग चिकित्सा, रोग प्रतिरक्षण, रोग प्रतिरक्षण, और जो अमेरिका की जनसंख्या के बीच में जो है देखभाल संबंधी जो विषमताओं में जो है कमी लाना। और अमेरिका, इसका एक मोटिव जो मेन मोटिव रहता है वो है अमेरिका चिकित्सा प्रणाली को उन्नत करना, कि अमेरिका की जो चिकित्सा प्रणाली है वो आगे बढ़नी चाहिए। ये इसका सबसे मेन मुद्दों में से एक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिका एक जो नामक जो उपग्रह है वो किसके द्वारा लॉन्च किया, किसने अभी लॉन्च किया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है रूस। रूस ने जो है एक उपग्रह जो है लॉन्च किया। तो इसकी जानकारी जो है हाल ही में जो रूस की जो लावोस्किन लावोस्किन एरोस्पेस कंपनी, एरो स्पेस कंपनी, इस कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी के जो जनरल डायरेक्टर हैं उन्होंने जो है अभी रूस के जानकारी दी है कि ये रूस जो है इस वर्ष के अंत तक जो है ये आर्कटिक जो जलवायु है, पर्यावरण है, उनकी निगरानी के लिए जो है अपना पहला आर्कटिक एम जो है उपग्रह लॉन्च करेगा। और इसको जो है अभी आर्कटिक एम पर जो है रेडियो परीक्षण से गुजर रहा है ये। ठीक है, रेडियो परीक्षण जो है इस पर चल रहा है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण। ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन किया जा सके। और इसको वर्ष 2020 तक के जो अंतिम समय तक जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। और वहीं जो एक और ये लोग प्लान कर रहे हैं दूसरा, ठीक है, ये एक दूसरा जो है सेकंड आर्कटिक एम को भी ये लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये अभी नहीं कर रहे हैं, ये 2023 में जो है इन्होंने प्लान बनाया कि 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस उपग्रह को जो है इसमें जो बूस्टर लगाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट जो है ये बूस्टर का नाम है। और इसके साथ जो है रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो रॉकेट जो है इसमें सोयूज, क्या नाम है, सोयूज 2.1 बी, ये इस रॉकेट का नाम है, सोयूज 2.1 बी। ठीक है, ये इस रॉकेट का नाम है। इसका उपयोग करते हुए जो है इसका लॉन्च किया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये लॉन्च क्यों कर रहा है, क्या इसका महत्व हो सकता है, तो इसके जो रूस का जो उत्तरी क्षेत्र है, रूस का जो है उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र जो है आर्कटिक महासागर के साथ जो है हजारों किलोमीटर में जो है इसका जो उत्तरी भाग है वो फैला हुआ है, वो आर्कटिक महासागर से भरा हुआ है। तो इसके उत्तरी क्षेत्र पर जो आर्थिक विकास है और पर्यावरण संतुलित करने की कोशिश जो है उसमें रूस को बहुत टाइम जो है बहुत सारी चुनौतियों को जो है रूस को सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए इसको एक तो बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। दूसरी चीज़, आर्कटिक एम एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह होगा जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी, कहाँ से, ध्रुवीय क्षेत्रों से, ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा और अपने कंट्री यानी कि रूस को जो है भेजेगा। और इससे जो है फ़ायदा क्या हो सकता है, फ़ायदा ये हो सकता है कि वो मौसम वैज्ञानिक जो है मौसम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान जो है वो अब एक सटीक तरीके से लगा सकते हैं, एक बेहतर तरीके से अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ वो कुछ हद तक कन्फर्मेशन हो पाएगी उस बात की। तो इसके अलावा जो है वैज्ञानिक जो है जैसे कि जानते हैं कि धीरे धीरे जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा है। तो उस जलवायु में जो को लेकर जो परिवर्तन है वो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं आने वाले टाइम में, वो इसकी मदद से किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये इसी उपग्रह की एक जो है फ़ोटो कुछ इसी तरह दिखाई दिखाई देगा लॉन्च होने के बाद। ठीक है, ये लॉन्च होने के बाद की तस्वीर है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च होने जा रहा है कुछ टाइम बाद। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। तो महात्मा बुद्ध, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अभी कल ही जो है महात्मा बुद्ध की जयंती गई है। तो बात करते हैं इनके जन्म स्थल की, तो इनके जन्म स्थल जो है वो लुम्बिनी है। ठीक है, अब इनके जीवन के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। तो इनका जन्म जो है वो नेपाल की तराइयों में, नेपाल की तराइयों में स्थित लुम्बिनी में जो है हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, नेपाल में, पहला कुछ। ठीक है, दूसरी चीज़,
कि इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था, 563 ईसा पूर्व। और दिन की बात कर लें तो दिन था वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को जो है हुआ था। और इन्होंने अपने युवावस्था में ही जो है मानव जीवन के दुखों को देखा, तो इन्होंने जो है ऐसा लगा कि इनको कि चारों तरफ जो है दुख ही दुख है। और इस तरह जो है इन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी से जो प्रभावित होकर 29 वर्ष की जो आयु में है, इन्होंने अपना सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उसके पश्चात जो है 528 ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व यानी कि करीब वो जो है अपने 528 ईसा पूर्व, ये इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया, जैसा इसका फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं, बोध गया में जो है पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे कुछ लोग वट वृक्ष भी कहते हैं, उसके नीचे ध्यान करते हुए आत्मबोध की प्राप्त को है, आत्मबोध जो है इन्होंने प्राप्त किया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 400 कब 483 ईसा पूर्व, इसी दिन जो है कुशीनारा, जो आप इसका थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, वो कुशीनारा नामक जो स्थान है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है निर्वाण हो गया था, उनके जीवन का समाप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये उनके जीवन का अंतिम समय था। उसकी उनकी जो मृत्यु है उसके पश्चात जो है राजगृह में एक परिषद का आयोजन किया गया, आह्वान किया गया था, जहाँ पर बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को जो है संहिता का जो है इन शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया था, ताकि उस धर्म को जो है बेहतर तरीके से चलाया जा सकते। ठीक है, तो इन शिक्षाओं को जो है पिटकों के रूप में, किसके रूप में, पिटकों के रूप में, पिटकों के रूप में जो है 3 भागों में बांट दिया गया था। तो इनके जो 3 भाग हैं उनमें से एक है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। दूसरा भाग जो है वो है, इसमें दूसरा भाग जो है सुत पिटक। कौन सा है, सुत पिटक, सुत पिटक। और तीसरा भाग जो है अभिधम, अभिधम पिटक। तो इसमें जो अपन ने है पहला जो नाम लिया वो सुत पिटक, सुत पिटक से यहाँ पे मतलब जो है वो है जो बौद्ध जो मतावली थे उनकी व्यवस्था के लिए क्या नियम थे, उनकी व्यवस्था के लिए, किसके लिए, व्यवस्था के लिए जो था वो था विनय पिटक। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ सुत पिटक की, तो सुत पिटक जो था वो बुद्ध के उपदेश के सिद्धांत को लेकर था। ठीक है, और लास्ट जो मैंने आपको बताया वो था अभिधम, लास्ट वाला कौन सा था, अभिधम। तो अभिधम जो है वो किसको लेकर था, वो था अपना बौद्ध दर्शन को लेकर। ठीक है, तो जो तीसरा पिटक था वो बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन को लेकर था। ठीक है, ये तो है इन जिसे संयुक्त रूप में जो है क्या कहा गया, त्रिपिटक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे बौद्ध है, बुद्ध नहीं, बौद्ध। बौद्ध को जो है दर्शन, बौद्ध के दर्शन में जो है सबसे महत्वपूर्ण विचार कौन सा है दोस्तों, उन्होंने जो है कई विचार दिए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए था वो था अपना दीपक स्वयं बनो, जिसमें उन कहा था आत्म दीपो भव, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण विचार था आत्म
दीपो भव, मतलब अपने दीपक स्वयं बनो, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट। और इसके अगर मैं तात्पर्य की बात कर लूँ तो तात्पर्य इसका ये था कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य जो है, चाहे नैतिक हो अनैतिक हो, उसका पर्सन जो है, उसके पर्सन करने का जो निर्णय है वो स्वयं को लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि वो किस ओर जा रहा है। ठीक है, तो एकाध अधिकार की जो चुनौती देकर जो है वो अपने अवसर को जो है प्रदान कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। और अगर मैं बात करूँ दूसरे इम्पोर्टेंट जो है विचार की, तो दूसरा इम्पोर्टेंट जो है विचार वो यहाँ पे मध्य मार्ग था, जिससे इसमें जो है सूक्ष्म दार्शनिक स्तर तक जो है कुछ अर्थ भिन्न है, किंतु लौकिकता के स्तर पर बात करूँ तो इसका अभिप्राय इतना ही है कि किसी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिए। अतिवादी किसी प्रकार का जो है ज़्यादा ना हो पाए किसी कोई भी चीज़, तो उससे व्यवहार से जो है बचना चाहिए। यहाँ पे तीसरा सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हैं अपन, संवेदनशीलता। तो बुद्ध दर्शन का जो तीसरा विचार जो था उसमें संवेदनशीलता भी था। तो संवेदनशीलता का अर्थ है कि दूसरों को दुख का अनुभव करने की जो क्षमता है, दूसरे का दुख, दूसरों का दुख जो है वो खुद अनुभव करना, स्वयं अनुभव करना। ठीक है, तो अगर मैं इनके जीवन के कुछ एक नकारात्मक पहलू की बात करूं, तो नकारात्मक पहलू जो है बौद्ध दर्शन का जो है वो सबसे कमज़ोर और जो नकारात्मक माना गया वो ये था कि उनका मानना था कि संपूर्ण जीवन जो है वो दुखमय है। लेकिन जैसा कि इस संसार की प्रकृति है कि संपूर्ण जीवन दुखमय नहीं हो सकता है, इसमें सुख दुख दोनों ही आते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरे नकारात्मक पहलू की, तो उनका बुद्ध के विचारों में एक अन्य महत्वपूर्ण खामी जो है नारियों के जो अधिकार हैं उनके संदर्भ में दिखती थी। किसके में? नारियों को लेकर उनका मानना था कि जैसे अगर वो संघ में जो है महिलाओं को प्रवेश नहीं देना चाहते थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा था, इससे उनका एक शिष्य था आनंद, आनंद से उन्होंने कहा था कि अगर संघ में जो है महिलाएं प्रवेश ना होता तो ये धर्म जो है 1000 साल चलता, 1000 साल वर्ष तक चलता। अब जो है ये 500 वर्ष तक ही चल पाएगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन वर्तमान में अपन देख पा रहे हैं कि ये धर्म जो है आज भी चल रहा है और महिलाएं पुरुष जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलने में जो है सक्षम है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट 1917, 1917 को जो है इस पुरस्कार की जो है स्टार्टिंग की गई। तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि ये अभी चर्चा में क्यों आया। तो अभी चर्चा में इसलिए आया कि हाल ही में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय? कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है उसने अभी एक जो पुलित्जर जो पुरस्कार है उसकी घोषणा की है, 2020 की घोषणा की है। ठीक है, इसलिए ये अभी जो है आया है इसके अंदर। और जम्मू कश्मीर के जो 3 फोटोग्राफर थे, और वो किससे थे? एसोसिएट एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस। तो इसके जो है 3 जो फोटोग्राफर थे, फीचर फोटोग्राफर, इनको जो है इस पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया। और इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इस पुरस्कार में जो है एक प्रमाण पत्र रहता है। इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र प्लस 15,000 US डॉलर। ठीक है, ये इसकी एक कीमत रहती है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुरस्कार को जो है स्वर्ण पदक भी जो है दिया जाता है। और इस पुरस्कार की श्रेणियों की बात करें तो इसमें 22 जो है श्रेणियाँ बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर जो आप अपने ऊपर देख पा रहे हैं, ये वही 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी ये जो है पुरस्कार जो है पाया है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी उठता है कि इन्होंने अभी क्यों पाया। तो अभी जैसा आप जानते हैं कि अभी जो है कश्मीर से
विशेष राज्य तो था कश्मीर। विशेष राज्य को उसका अधिकार जो है 370 हटने के बाद जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन और जो है काफ़ी चल रहे थे दंगे, तो उसके बीच में भी इन्होंने मीडिया कवरेज के लिए जो है इनको फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार जो है मिला। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम परिजीवियों के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम के कारण जो रोग होता है वो है मलेरिया। ठीक है, तो ये एक परिजीवी जो है हालांकि ये जो है डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो ये क्या होता है इसमें कि ये जो है मादा एनफ्लीज में जाता है, एक मच्छर में जाता है जिसे अपन मादा एनीफेलिज एनाफिलीज मादा एनीफिलीज इसके थ्रू जाता है। फिर जो है अगर ये मच्छर अपने काट लेता है तो अपने को जो है मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है विशेषकर 5 प्रजाति हैं जिसकी वजह से जो है अपने को मलेरिया हो सकता है। और इसके अलावा मैं बात करूं इसके इलाज की, तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर 24 घंटे के भीतर जो है 24 घंटे के भीतर जो है संक्रमित व्यक्ति का जो संक्रमित मरीज है उसका अगर इलाज नहीं किया जाता है तो वो मलेरिया के निरंतर प्रभाव जो है उसके बढ़ता जा रहा है और वो एक दिन जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी ये जो है चर्चा में क्यों है, अभी ये जो मलेरिया है डेंगू है ये अभी चर्चा में क्यों आए हैं। तो हाल ही में जो है जैसा कि अपन जानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, पूरी सरकारें जो है इसी से निपटने में लगी हुई है। लेकिन हाल ही में दिल्ली में जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, तो यहाँ पे मच्छर जनित बीमारियां आप 2 देख पा रहे हैं, डेंगू और मलेरिया। तो ये जो बीमारियां हैं ये अभी प्रमुख चिंता के रूप में जो है बाहर उभर कर आई है, क्योंकि इनके जो मामले हैं वो पिछले साल की तुलना में 2019 की तुलना में जो है अगर कंपैरिजन करें कब से, जनवरी से जनवरी से अगर मैं कंपैरिजन करूं जनवरी से मई तक की, तो इस दौरान जो है 29 में सॉरी 29 नहीं, 2000 जो 19 था उसमें केवल मलेरिया के 2 केस आए थे। लेकिन अभी जो है 2020 में, कब 2020 में 16 केस जो है नए सामने आ चुके हैं। तो इसकी वजह से जो है दिल्ली सरकार की जो है चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महारोग अधिनियम जो है वो कब प्रारंभ हुआ? महारोग अधिनियम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो आंसर है वो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, सेकंड ये इसका आंसर है, यानी कि 1897 को जो है इसको प्रारंभ हुआ था। तो ये अधिनियम क्या है और इसको क्यों जो है लाया गया वापस, इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो ये अधिनियम जो है सबसे पहले ज़रूरत कब पड़ी थी? जैसे एक अपन आपने सुना होगा ब्लैक डेथ के बारे में। ब्लैक डेथ एक बीमारी थी प्लेग की, प्लेग जो कि चूहों द्वारा फैलता है, चूहों के द्वारा जो है फैलता है, एक बीमारी थी। इसके जो है बहुत महामारी बढ़ने के बाद जो है 28 जनवरी 28 जनवरी 1897 को 1897 को जो भारत जन गवर्नर जो थे उस समय, उसके सदस्य उस सदस्य का क्या नाम था? जे वुडवर्न, ये उस व्यक्ति का नाम था। इसने जो है महामारी के रोग को जो है विधायक को प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसने जो उस समय जो हालत ऐसी थी कि जो प्लेग था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। हर सप्ताह करीब करीब 1900 व्यक्ति जो है अपनी जान जो है गंवा रहे थे इसमें। तो उनको लगा, किसको? जे
वुडवन को जो है लगा कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो वो बॉम्बे शहर, पूरे बॉम्बे शहर को चपेटे में ला सकता है, पूरा कोई अन्य जो भारत के हिस्से हैं उसमें भी ये जा सकता है। तो इसको देखते हुए ये अधिनियम जो है लाया गया था। तो उस समय लाया गया था, तब बात ये उठती, प्रश्न ये उठता है कि अब इसकी क्या ज़रूरत है, कि अब क्यों लाया गया वापस। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है या कुछ कोई थूक दे रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने जो है, केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करते हुए जो स्वास्थ्यकर्मी अपने जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके साथ जो हिंसा है, उनके साथ हिंसा कृत्य को जो है संज्ञेय और गैर जमानती कर दिया है। इस अधिनियम को लाते हुए क्या कर दिया, गैर जमानती, यानी कि अब जो है आप अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसमें जो है जमानत नहीं मिलेगी, उसको गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश फ्लू बीमारी जो है वो कब फैली थी, ये आपको बताना है। तो स्पेनिश फ्लू की अगर मैं बात करूं तो ये सर्वप्रथम जो बीमारी देखने को मिली थी वो थी 1918 1918 में। तो जैसा कि अभी जो एक बीमारी कोविड-19 चल रही, इससे करीब करीब 100 साल पहले जो है स्पेनिश फ्लू महामारी जो है हुई थी। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में क्यों आई है, तो अभी ये चर्चा में दोस्तों इसलिए भी आई है कि हाल ही में जो है इसके ऐसे ही कुछ बीमारी जो अभी चल रही है कोविड-19 के तहत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना वो कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं वो इसका आंसर है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अभी क्यों देखने को मिल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अभी, जैसा कि अपन जानते हैं कि हाल ही में वहाँ के एक जो राजनयिक होते हैं उनको जो है इंडिया की तरफ से जो है टी टी एस तिरुमूर्ति को जो है टी एस त्रिमूर्ति को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, स्थायी प्रतिनिधि जो और के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं इनके बारे में, टी एस मूर्ति के बारे में, तो ये जो है 1985 बैच, 1985 यूपीएससी के जो 1985 बैच था उसके जो है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इस बैच के जो है अधिकारी थे। और ये जो है अभी वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के सचिव के तौर पर जो है काम कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस का जो है संगठन, बात करूँ यहाँ पे संगठन की, तो इसकी स्थापना जो है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है सुविधाजनक बनाने हेतु जो सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वो इसको मिलता रहे। ये सब इसके मेन मुद्दे थे। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। तो अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना दिवस है वो कब है। तो अभी जो सीमा संगठन का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया 7 मई को। वो कब मनाया गया, 7 मई को मनाया गया। तो
अगर मैं बात करूँ कि ये करता क्या है ये संगठन, तो ये जो है सीमाओं से संबंधित, सीमाओं के जो आसपास है उस पे जो है ये उनको जो है कनेक्ट करने की कोशिश करता है। उनको जो रोड संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको ये पूर्ति करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, और डेली अपडेट पाने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।